Welcome to everybody. Today we will discuss a continue topic of the biomechanics of the lumbar spine. आज हम जो है तो बायोमैकेनिक ऑफ द लंबर स्पाइन का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने बायोमैकेनिक ऑफ द लंबर स्पाइन पढ़ा था वहाँ पर हमने इसके लंबर स्पाइन की स्ट्रक्चर को जो है तो हमने स्टडी किया था। आज हम लंबर स्पाइन की बेसिक बायोमैकेनिक को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है तो आता है कि फंक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन। मीन के हमारे पास लंबर स्पाइन कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करती है। वन फंक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन इज टू प्रोटेक्ट द लंबर नर्व रूट्स। सबसे पहले जो है तो लंबर स्पाइन का बेसिक फंक्शन ये है कि वो लंबर रूट्स को प्रोटेक्शन देती है। लंबर रूट्स जो है तो वो हमारे पास सिंपली सिग्नल्स को जो है तो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम है वो उसकी जो फंक्शंस को प्रोटेक्शन देनी होती है वो आपके पास लंबर स्पाइन करती है। नेक्स्ट कहते हैं द लंबर स्पाइन आल्सो सर्व एज एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर द मसल्स एंड ऑल अटैच्ड एट द वेरियस पॉइंट ऑफ द लंबर बोन्स हेल्पिंग टू मूव देम। सेकेंड जो हमारे पास लंबर स्पाइन का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो जितने भी मसल्स हैं जो कि लंबर रीजन के अराउंड जितने भी मसल्स लंबर रीजन के जो है तो अटैच्ड होते हैं लंबर बोन के साथ, वो उनको मूव करने में हेल्प देती है। The lumbar spine also serve to help to move the body. Motions of the lumbar spine include लंबर स्पाइन, इसके अलावा हमारे पास जो लंबर स्पाइन के ऊपर जितनी भी मूवमेंट्स जो है तो हमारी बॉडी की प्ले होती हैं वो उन मूवमेंट्स में जो है तो अहम रोल प्ले करती है। मीन उनको मूव को परफॉर्म करने में हेल्प देती है। हमारे पास बेसिकली जो जर्नल मूवमेंट्स जो है जो हमारे लंबर स्पाइन के ऊपर जो है तो हम लंबर स्पाइन पर परफॉर्म कर सकते हैं वो आपके पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड साइड बेंडिंग। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो लाइक फंक्शनल मूवमेंट ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है। आप एक्सटेंशन कर सकते हो, आप फ्लेक्शन कर सकते हो, आप एक्सटेंशन कर सकते हो। लेफ्ट एंड राइट साइड बेंडिंग आप लंबर स्पाइन पर परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं लेफ्ट एंड राइट रोटेशनल मूवमेंट भी हमारे पास लंबर स्पाइन पे परफॉर्म होती है लाइक दिस, ठीक है। टर्न अहेड राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर आप लिटिल बिट जो है तो अपने बॉडी को रोटेशन देते हो तो वो भी जो है तो लंबर स्पाइन जो है तो उसकी मूवमेंट में, उसके फंक्शन में रोल जो है तो वो प्ले करती है। ये कुछ बेसिकली मूवमेंट्स थी जो कि हमारे लंबर स्पाइन पर परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पाइनल कर्व्स के ऊपर। एज यू नो के हमारे पास स्पाइनल कर्व्स जो हैं तो वो सजाइटल प्लेन के थ्रू 4 नॉर्मल कर्व्स में डिवाइड हुए हैं। इन सजाइटल प्लेन द स्पाइनल कंटेन 4 नॉर्मल कर्व्स। मीन हमारे पास सजाइटल प्लेन के थ्रू नॉर्मल प्लेन्स जो है तो वो हमारे पास कितने हैं, वो आपके पास 4 कर्व्स हैं। नॉर्मल हमारे पास 4 कर्व्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, यहां पर हम बात करते हैं थोरेसिक की एंड सैक्रल कर्व की। द थोरेसिक एंड सैक्रल कर्व विच आर कनकेव इंटीरियरली। यहां पर अब कनकेव इंटीरियरली का मतलब ये है, कनकेव हमारे पास जो होता है वो राउंडेड इनवर्ड होता है। लाइक आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कनकेव की, जैसे इनसाइड द बाउल, ठीक है। जो बाउल की इनसाइड का जो एरिया होता है वो आपके पास कनकेव शेप का होता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो थोरेसिक और सैक्रल कर्व होता है वो आपके पास कनकेव होता है इंटीरियरली। या आप खुद देख सकते हो थोरेसिक एंड सैक्रल कर्व, ठीक है। वो आपके पास क्या है, थोड़ा सा इंटीरियरली है, लाइक बाउल जो है तो बाउल लाइक जो है तो वो शेप देता है। एंड आर प्रेजेंट एट द बर्थ एंड आर रेफर्ड टू एज द प्राइमरी कर्व। ये हमारे पास बर्थ के टाइम पे जो है तो आपके पास थोरेसिक और सैक्रल कर्व जो है तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो है तो ये दोनों सैक्रल और थोरेसिक कर्व जो है तो ये डेवलप हुए होते हैं। डेवलप मीन कि इनका फंक्शन जो है तो वो प्रोड्यूस हुआ होता है। आप खुद भी इस चीज से भी देख सकते हो कि हमारे पास जो बेबी होता है, ठीक है, तो वो छोटा बेबी जो है तो वो सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन को अर्ली मंथ्स में एडॉप्ट नहीं कर सकता। अर्ली मंथ्स ऑफ लाइफ में वो इस पोस्चर को एडॉप्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस
क्योंकि उसके जस्ट प्राइमरी कर्व जो होते हैं जिसको हम थोरेसिक और सैक्रल कर्व कहते हैं, सिर्फ हम आपके पास वो कर्व जो है तो इसको उसके बने होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इसको प्राइमरी कर्व कहते हैं, बिकॉज दीज कर्व्स आर प्रेजेंट एट द बर्थ टाइम। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सेकेंडरी कर्व। अब यहां पर आपको कहते हैं कि द लंबर एंड द सर्वाइकल कर्व, वहां पर बात थोरेसिक एंड सैक्रल की हुई थी। अब यहां पर कहते हैं कि द लंबर एंड द सर्वाइकल कर्व विच आर कनकेव पोस्टीरियरली। अब उनका आपको क्या कहा था कि वो कनकेव मीन उनका बाउल लाइक स्ट्रक्चर है बट इनसाइड। अब यहां पर आपको कहते हैं कि विच आर कनकेव बट पोस्टीरियरली। अब आप खुद देखो, यहां पर ये आपके पास सर्वाइकल है और ये आपके पास लंबर है, और आप इस रेड लाइंस को देख सकते हैं कि थोरेसिक इंटीरियर की तरफ है, कनकेव सरफेस थोरेसिक का, इंटीरियर मीन बाउल लाइक सरफेस इनसाइड है। यहां पर आप सैक्रम का देख सकते हैं, बाउल लाइक सरफेस इनसाइड है। बट इन अ सेकेंडरी कर्व लंबर और सर्वाइकल कर्व्स जो कि आपको क्या कहते हैं, कनकेव पोस्टीरियरली। तो अब यहां पर आप देखें, इसका जो बाउल लाइक सरफेस है वो बाहर की तरफ है, जिसको हम कनकेव कहते हैं पोस्टीरियरली। ये आपके पास पोस्टीरियरली कनकेव हुआ है, बाहर की तरफ है, नॉट इनवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड, पोस्टीरियर साइड की तरफ कनकेव शेप में है। सेकंड आपको कहते हैं लंबर। अब आप लंबर रीजन की ये रेड लाइंस को देख सकते हैं, ये भी आपके पास जो कनकेव सरफेस है वो बाहर की तरफ है, कनकेव पोस्टीरियरली, आउटसाइड। अब कहते हैं कि इट इज डेवलप फ्रॉम द सपोर्टिंग द It is developed from supporting the body in the upright position। अब यहाँ पर आपको कहते हैं कि ये तब डेवलप होते हैं जब बेबी की upright positions जो है तो वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। After a young children begin to sit up and stand, जब बेबी की जो है तो सिटिंग या स्टैंडिंग विद द सपोर्ट, ठीक है, विद सपोर्ट, जब बेबी सिट अप या स्टैंड पोजीशन एडॉप्ट करने लग जाता है, तब जो है तो आपके पास सी सर्वाइकल और लंबर कर्व्स जो है तो वो डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज दीज कर्व्स आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ एंड दैट दे आर नोन एज द सेकेंडरी कर्व। ये कर्व जो है तो हमारे पास बर्थ के टाइम पे डेवलप नहीं होते, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास सेकेंडरी स्पाइनल कर्व है, बिकॉज इट इज डेवलप लेटर, नॉट एट द बर्थ टाइम। ये आपके बर्थ टाइम पे डेवलप नहीं होते, ये बाद में डेवलप होते हैं, इसी वजह से हम इसको जो है तो सेकेंडरी कर्व कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास स्पाइन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं जो कि कॉमनली जो है तो एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती हैं। एबनॉर्मेलिटी इन द स्पाइन कर्वेचर। सबसे पहले जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आती है उसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इज अ फिनोमेना, ठीक है, एक टाइप की एबनॉर्मेलिटी है। अब लॉर्डोसिस कैसे हम डिफाइन करेंगे कि एक्सट्रीम लंबर कर्वेचर मीन एक्सेसिव इनवर्ट कर्व ऑफ द स्पाइन। यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज द नॉर्मल स्पाइन फिगर, ये आपके पास नॉर्मल स्पाइन है। बट जब हम जाते हैं लॉर्डोसिस, जब लॉर्डोटिक पोस्चर ऑफ द स्पाइन हो जाएगा, तो यहां पर मैंने अभी आपको क्या कहा है, एक्सेसिव इनवर्ट कर्व ऑफ द स्पाइन। यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो स्पाइन है ये एक्सेसिव इनवर्ट जो है तो कर्व ले लेगी। एज अ रिजल्ट जब स्पाइन इनवर्ट कर्व ले लेगी, अब आपको देखें यहाँ पर कितना, यहाँ पर गैप देखें और पोजीशन देखें स्पाइन की, एंड लुक हेयर, यहाँ पर आप देखें स्पाइन की पोजीशन में कितना फर्क है, ठीक है, कितना डिफरेंस है, बिकॉज ये जो स्पाइन है उसने अपने आप को इनवर्ट जो है तो वो कर्व दे दिया है। एक्सेसिव इनवर्ट कर्व आपके पास जब आ जाता है तब आपके पास लॉर्डोटिक का फिनोमेना यूज होता है। कहते हैं कि एक्सग्रेशन ऑफ द लंबर स्पाइन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द वीकेंड एब्डोमिनल मसल्स एंड द इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। कहते हैं कि आपके पास ये जो कंडीशन आती है ये ज्यादातर आपके पास तब हो जाती है कि जब आपके लंबर स्पाइन के जो मसल्स हैं वो आपके पास वीक हो जाएं। जब मसल्स वीक हो जाते हैं तो जो भी आप बॉडी पे नॉर्मल मूवमेंट करते हो या बॉडी मूवमेंट्स जो होती हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है या नॉर्मल जो आपकी डेली रूटीन बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, वो जो है तो प्रेशर डालती हैं मसल्स की बजाय, वो डायरेक्टली जो है तो आपके वर्टिब्रस के ऊपर या आपकी बोन्स के ऊपर प्रेशर डालती हैं। एज अ रिजल्ट प्रेशर की वजह से जो है तो वो आपके जो बोन का या स्पाइन की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू द वीकेंड एब्डोमिनल मसल्स। जो आपके पास लंबर और एब्डोमिनल के मसल्स होते हैं जो कि सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं
बोन को। नेक्स्ट आपको कहते हैं कि काजेस, ठीक है, वजूहात क्या हैं, काजेस क्या हैं। ज्यादातर हमारे पास जो मेनली जो काजेस होते हैं, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी एट बर्थ टाइम, ठीक है। यहाँ पर अक्सर हमारे पास लंबर स्पाइन पर बर्थ टाइम में जब कंडीशन डिफॉर्मिटी आती है तो आप उसको जो है तो स्पेना बाइफिडा ले सकते हो। वीक एब्डोमिनल मसल्स, हमारे पास जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। पुअर पोस्चरल हैबिट्स, ठीक है, ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो अपने पोस्चर्स को नॉर्मल पोजीशन में नहीं, मीन सिंपली ज्यादातर वो सिटिंग पोस्चर्स को पुअर हैबिट्स जो उनकी होती है, ठीक है, वो सिटिंग पोस्चर्स को अपने करेक्ट पोस्चर्स पर नहीं बैठती, तो रॉन्ग पोजीशन एडॉप्ट करने की वजह से भी जो है तो आपका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है। रिपीटेड मूवमेंट ऑफ द स्पाइन, अगर आप किस टाइप की भी रिपीटेड मूवमेंट कर रहे हो, अगेन एंड अगेन आप स्पाइन पे किस टाइप की भी मूवमेंट कर रहे हो, वो भी जो है तो एक काज है लॉर्डोटिक का। एंड ओवर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ज्यादातर हमारे पास जो एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट ट्रेनर्स जो होते हैं तो ये ओवर ट्रेनिंग करते हैं, या इन प्रैक्टिस ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की होती, तो रॉन्ग पोजीशंस यूज करने की वजह से, रॉन्ग पोस्चर्स यूज करने की वजह से जो है तो उनके अंदर इस टाइप की जो है तो एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। सेकंड जो हमारे पास स्पाइनल कर्व एबनॉर्मलिटी आती है उसको हम कहते हैं काइफोसिस। अभी आपके पास क्या है, काइफोसिस है। इसमें कहते हैं कि एक्सट्रीम थोरेसिक कर्वेचर, एंड वहां पर हमारे पास लॉर्डोटिक में एक्सेसिव इनवर्ट का फिनोमेना हमने यूज किया है, एंड इट्स द ऑपोजिट ऑफ द लॉर्डोसिस। अब यहां पर हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन रिजल्टिंग अ राउंडेड बैक। लुक एट हियर, नॉर्मल स्पाइन पोजीशन आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, सर्वाइकल रीजन की या थोरेसिक रीजन की आप नॉर्मल स्पाइन मूवमेंट देखें, थोरेसिक रीजन, और यहां पर आप देखें एक्सेसिव आउटवर्ड कर्व, ठीक है। अब ये जो स्पाइन है यहां पर आप देख सकते हो ये एक स्पाइन एक्सेसिव क्या हो गई है, आउटवर्ड पोजीशन पे चली गई है, और आप देख सकते हैं कि ये आपको एक प्रॉपर राउंडेड बैक की जो है तो शेप दे रही है, ये राउंडेड बैक की जो है तो एक पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या कहते हैं कि एग्जेजरेटेड ऑफ द थोरेसिक कर्वेचर आपके पास काइफोसिस के टर्म को प्रोड्यूस करता है। काइफोसिस कैन रिजल्ट फ्रॉम अ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, अ पैथोलॉजी सच एज द ऑस्टियोपोरोसिस। कहते हैं काइफोसिस ज्यादातर हमारे पास कंजेनिटल मीन के बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम पे कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है उसकी वजह से ये पोस्चर जो है तो बन जाता है, या किसी भी पैथोलॉजी कोई भी बीमारी, जैसे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस ले सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास बोन्स जो होती हैं वो कंप्लीटली जो है तो वीक हो जाती हैं, या आपके पास पोरस हो जाती हैं, ठीक है, वीक हो जाती हैं या पोरस हो जाती हैं। तो इसी वजह से जब बोन वीक होती हैं तो वो आपके पास क्या कर लेती हैं, अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी मसल टोन होती है, पावर होती है, वो उसको डिक्रीज कर देती हैं। एज अ रिजल्ट जो है तो प्रेशर हमारे बोन्स पर या वर्टिब्रल के ऊपर पड़ता है और वो अपनी पोजीशन को नॉर्मल अलाइनमेंट से हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आती है वो है स्कोलियोसिस। थर्ड हमारे पास स्पाइनल कर्वेचर है स्कोलियोसिस, एबनॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर। यहां पर आपको स्कोलियोसिस में कहते हैं कि लेटरल डेविएशन इन द स्पाइनल कर्वेचर एंड आर रेफर्ड टू एज द स्कोलियोसिस। लेटरल मीन कि या आप राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, लेटरल। अब यहां पर आपको कहते हैं कि स्कोलियोसिस में अपेयर एज आइदर अ सी और एन एस कर्व इन्वॉल्विंग द थोरेसिक स्पाइन, द लंबर स्पाइन और द बोथ, ठीक है। कहते हैं कि स्कोलियोसिस अपने साथ थोरेसिक और लंबर स्पाइन को भी इन्वॉल्व करता है। अब आप देखें ये आपके पास नॉर्मल स्पाइन जो है तो फिगर है, ये आपकी नॉर्मल स्पाइन है, बट अगर आप स्कोलियोसिस की तरफ आएंगे तब आप देख सकते हैं क्लियरली आपके पास जो स्पाइन है वो लेटरली जो है तो डेविएट हो गई है, लेटरल, ठीक है, एक साइड की तरफ हमारे पास लेटरल जो है तो वो डेविएट हो गई है, मीन स्पाइन जो है तो उसने लेटरल साइड की तरफ टर्न ले लिया है। अब यहाँ पर अक्सर जब स्पाइन जो होती है थोरेसिक एरिया पर या लंबर एरिया पर जब टर्न ले लेती है तो हमारे पास सी और एस शेप जो है तो वो बनाती है। अब आप खुद भी देखें, ठीक है, तो ये आपके पास लाइक एस और सी शेप जो है तो वो शो होता है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास लाइक समटाइम लाइक सी,
ठीक है, और समटाइम लाइक आपके पास इस तरह स्पाइन एस शेप जो है तो वो देती है। ठीक है, अब इस रीजन पे आपको कहते हैं कि यहाँ पर जो है तो लेटरल जो है तो डिविएशन जो है, लेटरल डिविएशन की वजह से आपकी स्पाइन जो होती है वो लेटरली कर्व जो है तो वो टर्न ले लेती है। काजेस में अब ये यहाँ पर इन्होंने थोरेसिक और स्पाइन को इसलिए यूज किया है कि जब एक प्रेशर जो है तो वो आपके जो है तो जब प्रेशर एक पड़ता है तो डेफिनेटली जब आपके पास स्पाइन स्कोलियोसिस में जाती है तो वो थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा दोनों पर इफेक्ट करती है। जब मिड थोरेसिक रीजन आपका लेटरली कर्व हो जाएगा, डेफिनेटली वो आपके अपर थोरेसिक रीजन को और लंबर रीजन को भी जो है तो उनकी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। डेट्स वाई हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये लंबर स्पाइन को और थोरेसिक स्पाइन दोनों को जो है तो वो इन्वॉल्व करती है। काजेस हमारे पास क्या है कि कंजेनिटल डिफॉर्मिटी बाय बर्थ, हमारे पास जो वर्टिब्रल डिफॉर्मिटी हो जाती है। सेकंड हमारे पास स्कोलियोसिस की मेजर कॉज जो है तो वो है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को जो है तो हम लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी कहते हैं। यहां पर आपके पास लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है और हम इसको लिम्ब यहाँ, ठीक है, इसको हम लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को हम लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी कहते हैं। हमारे पास जो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है, एज यू नो, ठीक है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हमारे पास क्या होती है कि व्हेन वन आर्म और लेग इज लॉन्गर देन द अदर आर्म और लेग। ठीक है, हमारे पास जो वन आर्म या वन लेग, ज्यादातर यहाँ पर हमारे पास स्कोलियोसिस में लेग का फिनोमेना आता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी का वर्ड यूज किया है कि लेग लेंथ हमारे पास समटाइम ऐसा होता है बाय बर्थ डिफॉर्मिटी होती है कि हमारे पास वन लेग जो होती है, ठीक है, वो लॉन्गर होती है देन द अदर, और एक लिम्ब की लॉन्गर लेंथ की वजह से जो है तो हमारे पास स्कोलियोसिस पोस्चर जो है तो ये डेवलप हो जाता है। थर्ड हमारे पास जो मेजर काज है वो है पुअर पोस्चरल हैबिट्स। ठीक है, वही हमारे पास जो हम अक्सर गलत पोजीशंस पर जो है तो सोते हैं या हम गलत पोजीशंस पर बैठते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है तो पोजीशन, या अक्सर समटाइम हम इसको ऑक्यूपेशनल रिलेटेड भी ले सकते हैं। सम प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसमें सिटिंग पोस्चर्स जो पर लोग होते हैं, ठीक है, वो अपना प्रॉपर सिटिंग पोस्चर्स एडॉप्ट नहीं करते, डेट्स वाई उनको जो है तो इस किस्म की कंडीशंस जो है तो उनको फेस करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, अभी हमने जो 3 कंडीशंस स्टडी की थी वो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है जो कि रिलेट करता है बायोमैकेनिक के साथ लंबर स्पाइन की, वो है काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स बेसिकली हमारे पास वो फोर्स होती है दैट इफेक्ट अपॉन द मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडीज। ठीक है, मीन आपको जो है तो वो उसका मोशंस के साथ इफेक्ट होता है। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम इज सब्जेक्टेड टू, आपके पास क्या हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम पे, एक्सियल कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग, टोर्शन एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये कंडीशंस जो है तो आपके पास काइनेटिक्स में जो है तो यूज होती है। काइनेटिक्स में सिंपली हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास काइनेटिक्स जो होती है तो वो डील करती हैं विद फोर्सेस। ठीक है, आपको यहाँ पर काइनेटिक्स में फोर्सेस के साथ डील करना होता है ड्यूरिंग नॉर्मल फंक्शंस और एक्टिविटी और रेस्ट। ठीक है, आप नॉर्मल फंक्शंस की में भी एक्टिविटी और रेस्ट में भी जो है तो आप काइनेटिक को स्टडी करते हो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप एक रेस्टिंग पोजीशन पे होते हो तब भी आपकी बॉडी पर, रेस्टिंग पोजीशन में भी आपकी एक बॉडी या एक पार्ट बॉडी पार्ट या दूसरे बॉडी पार्ट पर स्ट्रेस या प्रेशर जो है तो वो अप्लाइड हो रहा होता है। Normal vertebral column ability to restrict the load which is depend upon the type, duration and the rate of the loading। कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम की एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो रिस्ट्रिक्ट करती है मीन लोड को जो है तो वो बेयर करती है या लोड को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोड है, लोड का ड्यूरेशन क्या है या रेट ऑफ लोडिंग क्या है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करे। पर्सन की एज और पोस्चर पे भी डिपेंड करता है, लाइक पर्सन का पोस्चर किस तरह है, मीन बॉडी पोजीशन क्या है या उसकी एज क्या है, सेनाइल एज पर्सन है, यंग एज है, चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक है ये एज के साथ भी रिलेट होती है।
Condition and properties of the structural elements such as the vertebral body, joint, disc, muscles, capsules and ligaments. ठीक है, कहती है कि जो काइनेटिक्स में होते हैं ये जो है तो ये आल्सो जो प्रेशर अप्लाई होता है वो हमारे पास जो है तो उसमें इन्वॉल्व होती है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, क्योंकि आपके पास एक फोर्स जो है तो वो आपकी बॉडी पार्ट्स पर, बॉडी मटेरियल पर अप्लाई हो रही होती है। इसके अंदर आपके पास डिस्क भी आ सकती है, वेट आपका ये लोड जो है तो वो डिस्क पर भी होता है, जॉइंट पर भी होता है, मसल्स इन्वॉल्वमेंट, कैप्सूल्स इन्वॉल्वमेंट, लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट्स जो है ये सब चीजों की जो है तो आपके पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की एक बॉडी मूवमेंट में एक फोर्स अप्लाइज फोर्स में जो है तो इन्वॉल्वमेंट होती है। हम काइनेटिक्स इसलिए स्टडी करते हैं कि काइनेटिक्स में हम जो लंबर स्पाइन हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर काइनेटिक्स का सिंपली मीन ये है कि जब आपकी बॉडी मूवमेंट करती है तो आपकी लंबर स्पाइन पे या आपके वर्टिब्रल कॉलम पर जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं हम उसकी स्टडी को काइनेटिक्स कहते हैं। मीन हम फोर्सेस की जो अप्लाई फोर्स होती हैं उसको हम डील करते हैं इसमें। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी मूवमेंट हो रही है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, अप्लाइड फोर्स हो सकती है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है, ठीक है। तो अब हम उसकी स्टडी को जो है तो काइनेटिक के फिनोमेना में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स। अब हम काइनेमेटिक्स कहते हैं कि डील विद द मोशन, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स जो होता है सिर्फ आपकी बॉडी मोशंस के साथ डील करता है, नॉट द एक्टिंग फोर्स। हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि द फोर्सेस प्रोड्यूस अ मोशन एंड वी कांट डील विद, ठीक है। हम सिर्फ डील करते हैं बॉडी की मोशंस के साथ। हमारा इसमें जो है तो काइनेमेटिक्स में जस्ट हम बॉडी मोशंस के साथ डील करते हैं, जैसे हम काइनेटिक्स में फोर्सेस के साथ डील करते थे। तो सेम ये है कि काइनेमेटिक्स में हम जो फोर्सेस मोशन प्रोड्यूस करती हैं हम उसको डील नहीं करते, जस्ट हम बॉडी की मोशंस को डील करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि द मोशन अवेलेबल टू द कॉलम एज होल एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड रोटेशन। नॉर्मली जो हम मोशन जो है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब सिर्फ हम जो बॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं मोशन हम उसको स्टडी करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे। जिस जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रही है और जो फोर्सेस अप्लाई होकर जो मोशन प्रोड्यूस कर रही हैं उसको हम इसमें स्टडी नहीं करते। एंड दीज मोशंस अपीयर टू द ऑकर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली जो है तो एक दूसरे के ऊपर ये मोशंस जो है तो वो आकर होती हैं एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल मोशन सेगमेंट एंड दीज मोशंस आर ऑफन कपल्ड मोशंस। ये मोशन ज्यादातर हमारे पास कपल्ड मोशन में काम करती है। कपल्ड मोशन में कि जब आप बॉडी पर एक मूवमेंट अप्लाई करते हो तो उसकी जो है तो फोर्स जो है तो वो दूसरी मोशन के ऊपर भी जो है तो इफेक्ट करती है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये आपके पास कपल्ड मोशन है, मीन टू मोशंस का कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है तो वो होता है। अब इसमें ज्यादातर जो है तो काइनेमेटिक्स जब हम स्टडी करते हैं लंबर स्पाइन की, तो हम काइनेमेटिक्स में ज्यादातर हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर हम पर्सन की वेलोसिटी को, उसकी डिस्प्लेसमेंट को, उसकी एक्सेलरेशन जो कि ड्यूरिंग एक्टिविटी जो प्रोड्यूस होती है हम उसको चेक करते हैं। ये वही मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने जो कपल्ड मोशन की बात की थी, अब आप देख लें आपके पास हर मोशन जो है तो वो कपल्ड में परफॉर्म होती है। ये कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑफ द स्पाइन की, या आप कह सकते हो कि मूवमेंट्स हैं, ठीक है। 6 डिग्री फ्रीडम मूवमेंट है जो कि स्पाइन के ऊपर परफॉर्म होती हैं। असाइनमेंट है आपकी, आपने क्या बताना है कि डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द मसल्स व्हिच इन्वॉल्व इन द लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस पोस्चर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको फिगर में दिए हैं स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस पोस्चर्स, ठीक है। तो आपने इस पोस्चर्स में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं आपने एक्शन मसल्स का नेम और उनका एक्शन लिखना है जो कि इन तीनों डिफॉर्मिटी में इन्वॉल्व हुए हैं। इट्स योर होम टास्क। सो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।